हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का भूगोल बुक का इकाई 1 का ख वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो इस अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। सारा ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग छांट कर इस अध्याय से आपको बताएंगे ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। तो चलिए हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो कि इस अध्याय का इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ से हमारा वन से शुरू होता है। क्या है? ऐसा कहा जाता है कि वन है तो हम है। ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वन है तो हम है। वन क्या है? वन किसे कहते हैं? तो आप लोग इसे समझिए पहले से कि क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वन कहते हैं। जब किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से मतलब कि स्वतः मतलब खुद से पेड़ पौधे का विकास होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वन कहते हैं। एक और है प्राकृतिक वनस्पति। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ इत्यादि को सम्मिलित रूप से मतलब सभी को एक में मिला के क्या कहते हैं? हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, इतना हम समझ लिए। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे भी आप लोग यहाँ पर समझिए, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। कुछ जानकारी जो बॉक्स में रहता है उसे आप लोग जरूर से पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम, जहाँ पर कितने वन है? 91.27%। ठीक है जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसका जहाँ पर है 77.7 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर इतना वन पाया जाता है। और सबसे प्रतिशत में है मिजोरम और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो आता है मध्य प्रदेश। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और है उसे भी आप लोग देखिए। आजकल समाज की पर्यावरण संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वन का विकास किया जाता है। समाज में जितने भी पर्यावरण संबंधित जरूरत है उसको पूरा करने के लिए वन का विकास किया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक वानिका कहा जाता है, जिसे हम लोग सामाजिक वानिका कहते हैं। ठीक है, तो सामाजिक वानिका किसे कहते हैं? तो समाज के पर्यावरण संबंधित जो ज़रूरतें होती है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए, उसको विकास करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक वानिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अध्याय का हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सब वन आप लोग समझ चुके कि वन की जगह जब किसी भी क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर मतलब बृहद पैमाने पर पेड़ पौधा जो उगाते हैं प्राकृतिक रूप से उसे हम लोग वन कहते हैं। देखिए किसी भी क्षेत्र को अगर आप वहाँ पर मतलब एक अच्छा माहौल मतलब कि पर्यावरण दृष्टिकोण से कितना वन होना चाहिए, तो किसी भी क्षेत्र को अगर आपको स्वच्छ रखना, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऑक्सीजन हमेशा पूर्ता रहे, तो वहाँ के 33% भूभाग पर आपको क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। क्या? वन होना चाहिए। और सबसे अधिक वन वाला तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग अगर बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन आ जाता है? हमारा मध्य प्रदेश। और अगर हम लोग प्रतिशत की बात करें तो क्या आता है? मिजोरम। यहाँ पर पाया जाता है आपको 91.27%। उसके बाद यहाँ पर 77.7 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है क्या? विश्व में जो है 10 लाख वनस्पतियाँ पाई जाती है। कितने वनस्पतियाँ पाई जाती है? वनस्पतियाँ। ठीक है, वनस्पतियाँ हमारा पाया जाता है 10 लाख। लगभग 10 लाख के करीब वनस्पतियाँ जो है विश्व में पाई जाती है, अलग अलग सभी जो है अलग अलग है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मेरा पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, पृथ्वी का पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो जो है हम कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा विषुवतीय। ठीक है, विषुवतीय विषुवतीय प्रदेश को, विषुवतीय प्रदेश जितने भी हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इस प्रदेश में जितने भी वन पाए जाते हैं उसे हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा का पेड़ पौधा जो है, वन जो है वह भारी मात्रा का कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है एवं ऑक्सीजन को मुक्त करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए हम लोग इसे विषुवतीय प्रदेश में जो जितने भी वन है उसे हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। आप लोग इसे भी देखें, यहाँ बॉक्स पर जाए। क्या आप जानते हैं हिमालयन यव नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर के उपचार हेतु दवाई बनाई जाती है? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हिमालयन यव जो पौधा है उससे हम लोग जो रसायन प्राप्त करते हैं वो किस चीज़ में काम आता है? तो कैंसर के दवाई के रूप में काम आता है। अब हमारा अगला पॉइंट है वन
संसाधन का विस्तार, ठीक है, वितरण, वन संसाधन का वितरण मतलब कहाँ पर कैसा वन है, कितना वन है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पर कौन सा वन पाया जाता है, कहाँ पर कौन सा वन नहीं पाया जाता है, कितना पाया जाता है, तो सारा कुछ अभी हम लोग समझेंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं वन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे जो वन है उसको प्रभावित करता है और कैसे करता है। तो देखिए नंबर 1 पे आता है आपका जलवायु। जलवायु आगे आता है आपका उच्चाव। उच्चावच क्या होता है, ठीक है, उच्चावच क्या होता है मतलब कि उच्चावच मतलब अलग अलग स्थान पर जो है धरती जो है कभी कभार ऊपर खाबर रहता है, ऊपर खाबर, इसी को हम लोग कहते हैं उच्चाव। कहीं समान रहेगा, कहीं पर उभरा रहेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं उच्चाव। अगला क्या कारक है आपका मृदा। मृदा होता है। अगला है स्थलाकृति या ढाल। तो ये उच्चाव के अंतर्गत ही आता है। स्थलाकृति मतलब कि स्थिति, धरती कैसी है, कहीं पे समान है, कहीं पर थोड़ा उबड़ा खाबर है, तो यही हो जाए स्थलाकृति या ढाल, पर्वत से जो ढाल रहता है वो जगह है। अगला आता है हमारा आर्द्रता। आर्द्रता तो ये जो इत्यादि कारण है, ये सब जो है जलवायु वन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जलवायु हो गया, उच्चाव हो गया, मृदा हो गया, आर्द्रता हो गया, ये सारे कारण जो है हमारे जो है वन इसको प्रभावित करते हैं। अब देखिए हम लोग समझेंगे सदाबहार वन। सदाबहार वन किसे कहते हैं और इसकी विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो सदाबहार वन कौन सा वन हो जाएगा, तो वैसा वन देखिए ये जो पेड़ होता है यहाँ पर जो वृक्ष होगा सदाबहार वन में, इसमें शाखाएं जो निकलती है टहनियाँ ये बहुत ही कम होगी। क्या होगी, कम। आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करते जाना है। सदाबहार जो वन होता है वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं उसमें जो शाखाएं होती हैं कम होती है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई की अगर हम बात कर ले तो यह हो जाएगा मेरा कितना, 60 मीटर। सदाबहार में जितने भी वन होते हैं उसका जो पौधा होता है उसका ऊंचाई कितना था, 60 मीटर होता है। और अमेजन के दक्षिण अमेरिका, देखिए अमेजन, अमेजन का जंगल जो है वह कहाँ पर पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में अमेजन जंगल पाया जाता है हमारा दक्षिण अमेरिका में। और अमेजन जंगल में जो वन पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्वा कहते हैं। यहाँ पर अमेजन में जो भी वन पाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल्वा कहेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि जो सदाबहार वन है ये इसका विस्तार कैसे कैसे है, कहाँ पर है। तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए सदाबहार जो वन है वह पाया जाता है पश्चिम घाट के पश्चिमी अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप जो है वहाँ पर भी हमारा जो है सदाबहार वन पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है सदाबहार वन, ठीक है, उत्तरी पूर्वी राज्य में पाया जाता है। चलिए मैं आपको नक्शा पे थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर मैप पर आ चुके हैं, ये है भारत का नक्शा। अब यहाँ पर हम समझेंगे कौन सा वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम सदाबहार वन के बारे में बात कर रहे थे। तो सदाबहार वन जो है वह यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर कौन कौन सा राज्य है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, असम में पाया जाता है, ठीक है, असम में, मेघालय में, मणिपुर में, ठीक है, और थोड़ा बहुत कह सकते हैं हम लोग त्रिपुरा में भी पाया जाता है। उसके बाद कुछ यहाँ पर जो बांग्लादेश है, देश अंतर्गत आता है यहाँ पर बांग्लादेश, यहाँ पर भी हल्का फुल्का रखा, लेकिन इसको हटा दीजिए आप लोग। यहाँ पर त्रिपुरा मुख्य रूप से माने त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और यहाँ पर जो असम है असम में। तो इस सब को आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर पाया जाता है हमारा सदाबहार वन। अगर हम लोग पतझड़ वन की बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है ये सब जो आप देख रहे हैं खारा वाला लाइन जो है ये सब पतझड़ वन पाया जाता है यहाँ पर। यहाँ पर राज्य की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पर मुख्य रूप से आ जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ भी यहीं पे अंतर्गत आ जाएगा, उड़ीसा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक में भी हल्का फुल्का पाया जाता है। उसके बाद नीचे में आपका तमिलनाडु आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वन पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा आपका पतझड़ वन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें शुष्क वन के बारे में तो यहाँ पर जो ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पर शुष्क वन पाया जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आ जाता है, यहाँ पर पंजाब आ जाता है, यहाँ पर की बात करें तो गुजरात आ जाएगा। तो इस समय शुष्क वन पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें पर्वतीय वन के, सॉरी यहाँ पर शुष्क वन पाया जाता है इस क्षेत्र में, क्या क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा आपका, हरियाणा आ जाएगा हल्का,
ठीक है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, इस तीन को मुख्य रूप से मानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पर्वतीय वन के बारे में। तो यहाँ पर पर्वतीय वन पाया जाता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय वन पाया जाता है। अगर डेल्टाई वन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा पाया जाता है, जो कि तमिलनाडु के इलाके में आता है। उसके बाद यहाँ पर हल्का फल्का पाया जाता है, जो कि है डेल्टाई वन, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपने मुख्य बात पर आते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वन की उपयोगिता, वन का क्या क्या उपयोगिता है। तो ऐसे मैन्य रूप से देखें तो वन हमारे लिए बहुत ही काम आता है। मैं सबसे अधिक तो हम ऑक्सीजन के रूप में कह सकते हैं, वन से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, जो कि सभी जीव जंतु के लिए, मतलब जीवित प्राणी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही लाभकर होता है, ठीक है। और उसके बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। उसके बाद अलावा हम कह सकते हैं रबर मिलता है, उद्योग के लिए कच्ची सामग्री मिलती है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे का होता है, लकड़ी मिलता है, जलावन मिलता है, फल फूल, बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। चलिए हम एक बार आराम से पूरे को पढ़ते हैं, ताकि आपको बेस्ट समझ में आए, अच्छी तरीके से पूरा पूरा समझ में आए। क्या है, फौजी चाचा ने कहा, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक वन के उपयोग में परिवर्तन आया है। प्राचीन काल से लेकर और अभी तक जो वर्तमान युग चल रहा है, इसमें वन के उपयोग में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। आरंभ में वनों का उपयोग मानव द्वारा जंगली जानवरों से रक्षा तथा विषम जलवायु से बचने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे मानव वनों पर आश्रित रहने लगा। धीरे धीरे मानव जो है वह किस पर आश्रित रहने लगा, वन पर, ठीक है। वह वनों से प्राप्त लकड़ियों की सहायता से घर बनाने लगा, लकड़ी से घर बनाने लगा तथा लकड़ियों का उपयोग भी करने लगा, और सारे कामों में लकड़ियों का उपयोग करने लगा। फौजी चाचा बोलते बोलते रुक गए और पूछा, तुम लोग भी सोचकर बताओ कि लकड़ियाँ का क्या क्या उपयोग होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, लकड़ियाँ का क्या क्या उपयोग होता है आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए रोहित बोल पड़ा, वन का उपयोग भोजन के स्रोत के रूप में, वस्त्र निर्माण के लिए, कच्चे माल प्राप्त करने में, लकड़ी प्राप्त के स्रोत के रूप में करते हैं। सोनाली बोलती है, वन का उपयोग कागज, लुगदी, दिया, सलाई, रबर उद्योग के लिए कच्चा माल, रेल डिब्बों, बस, नाव, जहाज इत्यादि बनाने के लिए भी लकड़ी का उपयोग जो है हम लोग करते हैं मैन्य रूप से। उसके बाद सीमा ने कहा, जनजातीय वर्ग के लोग, जनजातीय वर्ग के आदिवासी लोग जो जंगली में रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा करके जनजातीय वर्ग के लोग की आश्रय स्थली का कार्य करती है। वन जो है वह जनजातीय वर्ग के लोग के लिए आश्रय स्थली का काम करते हैं, मतलब कि उनके निवास, आश्रय स्थलिका का मतलब यानी कि मतलब उनके रहने का जगह देता है, ठीक है। उनके जैसे आप लोग घर में रहते हैं, तो जनजातीय लोग जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, किस वर्ग के लोग का आश्रय स्थली वन होता है, तो जनजातीय, या फिर जनजातीय लोगों का आश्रय स्थली क्या होता है, वन होता है, ठीक है। अब देखिए आश्रय स्थली, भूस्खलन एवं मृदा अपरदन रोकने में भी यह उपयोगी है। भूस्खलन क्या होता है और मृदा स्खलन, मृदा अपरदन क्या होता है, देखिए मृदा का कटाव ही मृदा स्खलन अपरदन होता है। आप लोग समझिए नॉर्मल भाषा में, मृदा का कटाव, जैसे कि मैं आपको कॉपी पर समझा दे रहा हूँ। तो आप लोग देखिए किस तरह, देखिए मृदा, मान लीजिए यहाँ पर कोई मृदा है, ठीक है, हम सब मान रहे हैं यहाँ पर कोई मृदा है, क्या है, मृदा है, मिट्टी है, ठीक है। मृदा या मिट्टी आप कुछ का है, ठीक है, आपके लिए समान है। तो यहाँ पर मृदा है। अब यहाँ पर हम कोई पौधा लगा दिए, मतलब कि वन लगा दीजिए, हम मैन्य रूप से एक पौधा की बात कर रहे हैं, कोई एक पौधा है, इसका जड़ ऐसे ऐसे फैला रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये मृदा को पकड़े रहेगा, जटिल रूप से पकड़े रहेगा पूरा यहाँ से जकड़ के। तो इससे क्या हुआ कि मृदा जो है इसका क्षय नहीं होगा, इसका अपरदन नहीं होगा। अपरदन मतलब क्या होता है, इस ये भाग से ये भाग टूट के अलग नहीं होगा, ठीक है, ये अलग नहीं होगा, क्योंकि इसको जड़ जो है वह अच्छी रूप से पकड़ के रखा है, ठीक है। इस कारण इसका अपरदन धीरे धीरे जो अपरदन होगा वह नहीं होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर गाछ नहीं रहता तो धीरे धीरे ये जब इस पर पानी पड़ता तो ये अपरदन होता, मतलब कि धीरे धीरे खत्म हो जाता, ठीक है, इस कगार पे आ जाता, पूरा बिखर जाता, बेकार हो जाता। तो यहाँ पर जब हम वन रहेगा तो अपरदन की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम आगे समझते हैं, महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ एवं औषधि पौधे भी वन से प्राप्त होते हैं। देखिए जड़ी बूटियाँ और औषधि के जो पौधे होते हैं वो सभी हमें वन से मिलता है। जलावन की लकड़ियाँ, औषधि एवं कई उद्योग के लिए कच्चा माल मिलता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। परंतु पिछली दो शताब्दियों में बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन को बड़े पैमाने पर काटा गया। जब जनसंख्या ज़्यादा होगा, मतलब बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, तो क्या होगा, लोग को रहने के लिए जगह चाहिए,
खेती करने के लिए जगह चाहिए तो क्या करेंगे, वन को साफ करेंगे, वहाँ पर अपना घर बनाएंगे। ठीक है, तो वन को काटा जाएगा बड़े पैमाने पर, जो कि एकदम गलत है, लेकिन कर क्या सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। अतः वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं, इसलिए वन का संरक्षण किया जाना जरूरी है। या जब वन का संरक्षण कीजिए या फिर आप पौधे को अधिक से अधिक लगाइए। चलिए तो हम लोग आगे समझते हैं, आगे क्या कहते हैं। फौजी चाचा ने आगे बताया, वन और जीवों के बीच गहरा संबंध है। वन और जीवों के बीच गहरा संबंध, क्योंकि जीव जो होते हैं वो वन में ही रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ कई जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन यापन करते हैं, जिनमें मांसाहारी जीव जैसे शेर, बाघ आदि। शाकाहारी जीव की बात करें तो हिरण, हाथी आ जाएगा। उभयचर जीव जैसे कि मेढक हो गया, कछुआ हो गया आदि। सरीसृप जीव की बात करें तो सांप, छिपकली, जोक, केचुआ इत्यादि पाए जाते हैं। इन जीवों के अलावा कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ मिलते हैं। इन्हीं जीवों में से बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु तथा मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी हम लोग कहते हैं। ठीक है, हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया। देखिए ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन हम नियमित रूप से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। अभी जो है नियमित रूप से पेड़ पौधों को लोग अधिक से अधिक काट रहे हैं, जो कि गलत है, मैं आपको बता दिया हूँ। तथा जानवरों का शिकार भी कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही पेड़ पौधे को तो काटते ही साथ में जानवर का शिकार भी करते हैं। फलतः वन की मात्रा एवं वन्य जीव की संख्या घटती जा रही है। महेश ने कहा, तब तो हमें इनकी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। महेश बोलता है, एक लड़का है महेश, जो बोलता है इनकी सुरक्षा पर हमें ध्यान देना होगा। फौजी चाचा बोलते हैं, निश्चित रूप से। फौजी चाचा कहते हैं, हाँ ये बात सही है, हमें इसकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए गए हैं। सरकार भी इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या गया। सर्वप्रथम 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्था देहरादून द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजाति की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। तो देखिए इस पर आपका क्वेश्चन भी आएगा, रेड डाटा बुक क्या है। तो यहाँ पर मेनली रूप से आप कह सकते हैं कि संकट में घिरे जीव जंतु की जो सूची तैयार किया जाता है जिस बुक में, उसी को हम लोग कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चला रही है, सभी लगे हुए इसके संरक्षण में। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं जैव मंडल क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इस समय देश में यहाँ पर मिटाया हुआ है, शायद 85 होगा। ठीक है, 85 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभ्यारण्य एवं 16 जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, जहाँ पर जीव जंतु को रखा जाता है सुरक्षित। बिहार में कांवड़ झील पक्षी विहार बेगूसराय में है। गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इस तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। सीमा बोल पड़ी, चाचा हम सबों को पेड़ पौधे लगाने तथा बचाना चाहिए। हमको पेड़ पौधा लगाना भी चाहिए और बचाना भी चाहिए। जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार भी नहीं करने की शपथ लेनी चाहिए, ताकि इनकी रक्षा कर हम अपना जीवन को सुरक्षित बना सके, सुरक्षित रख सके। महेश बोल उठा, बिल्कुल सही। मतलब महेश बोलता, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हम सब तो ऐसा करेंगे ही, दूसरे को भी ऐसा करने के लिए हम लोग जागरूक करेंगे। फौजी चाचा बच्चों की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप लोग सारा अध्याय पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा।